हमारे साथ में प्रफुल्ल पटेल मौजूद हैं और अहम दिन है आज। राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल है। प्रफुल्ल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राज्यसभा महिला आरक्षण का बिल है, आप खुद भी सांसद हैं, लंबा आपको अनुभव है, क्या आपकी राय इस महिला आरक्षण बिल के बारे में, और ये जो 2029 में लागू होने की बात है जिसको लेकर के बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या सोचना है आपका? नहीं, आज ऐतिहासिक दिन है कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने जा रहा है और जब पारित होगा तो इस देश का कानून बन जाएगा। संविधान में बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये बिल का सभी ने स्वागत करना चाहिए। हमेशा बातें होती रही कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, मगर किसी न किसी वजह से वो कोई कारण ढूंढ के उसको पटरी से उतारा जाता था। और इस बार मोदी जी ने बहुत बाखूबी से ये तय किया है कि भाई देखिए, महिला आरक्षण की बात हम करते हैं तो कब तक ये करते रहेंगे, इसको पारित करना चाहिए और इसमें जो भी भविष्य में कोई संशोधन करना होगा शुरुआत तो करें, नहीं तो शुरुआत भी नहीं हो रही है। इतने सालों से ये 96 में आया पहली बार देवे गौड़ा जी के समय पर, और आज सोचिए ना, 96 से अभी तक 27-28 साल हो गए। तो ये बिल की बहुत अहम ज़रूरत थी और इस देश में नारी शक्ति आज उभर कर आई है सामने हर क्षेत्र में, केवल राजनीति में नहीं। तो उनको ये मौका मिलना चाहिए और संसद में आज भी मौजूदा 80 सांसद हैं महिला, पर वो 180 हो जाएंगी। तो ये एक बदलते हुए चेहरा। बड़ी बात कही आपने कि बार बार पटरी से उतरता रहा है बिल। कांग्रेस तो कह रही है कि हमारा सपना था, सोनिया जी कह रही है तो हम ही, राजीव जी का सपना था और हम ही इसके सूत्रधार हैं, सारा पूरा क्रेडिट वो ले रहे हैं इस पर। भाई देखिए, अगर वो सूत्रधार थे तो कौन रोक रहा था? सरकारें तब भी थी, राजीव जी भी थे, उसके पश्चात 10 साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, बीच में 5 साल नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो ऐसा बोलने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है, चर्चा सभी ने की है, बीजेपी ने भी समर्थन किया है, कांग्रेस ने भी किया है, सभी दलों ने कहा है, लेकिन सबके कोई ना कोई वजह थे। वो ऊपर से बोलना कुछ और मन की मनसा कुछ और ये बार बिल्कुल मोदी जी ने ऐसा मतलब लोगों के सामने दाव डाला है कि अपने आप ही लोगों को अब हाँ या ना, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अब जो भी भाषण देते हैं मेरे पास इस बिल को जरूर करते हैं। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे क्या असर पड़ेगा प्रफुल्ल जी इसका, खासतौर पे जो महिला आधी आबादी है, जो वोटर हैं, 2024 का चुनाव है, वहां आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, हर चीज़ का चुनाव में कितना असर होगा नहीं होगा ये नहीं होता है। ये बात है, हम पहले नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। चुनाव की बात तो चुनावी तौर से लड़ी जाएगी। ये एक कदम उठाना ज़रूरी था और वो मोदी जी ने उठाया है और हम उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बात और आपसे पूछ लूं, आपकी तस्वीर बड़ी चर्चा में है, जो आपने ट्विटर पे पोस्ट की, हमने भी देखा और बहुत चर्चा हो रही। पवार जी के बगल में आप खड़े हुए हैं, उस तस्वीर का क्या इंडिकेशन है, आपने जो तस्वीर डाली है? देखिए, पवार साहब के साथ कितने वर्षों का रिश्ता रहा है। आज राजनीतिक हमारी राह बदले होंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति, और मैं समझता हूँ पवार साहब भी, व्यक्तिगत जीवन में कोई अपनी राजनीतिक सोच को आड़ नहीं लाएंगे और वही मकसद था और कुछ नहीं था। हमारे वरिष्ठ हैं, आदरणीय है, इतने साल तक हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई हमारे आज वरिष्ठ नेता वहाँ संसद में मिले तो हम उनका प्रणाम ना करें, नमस्कार ना करें। ये तो स्वाभाविक है और ये शिष्टाचार इतना होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका पालन करना चाहिए। 6 अक्टूबर को अब डेट भी नजदीक आ गई फैसले की, आप आज भी वो पवार साहब आपके साथ ही हैं, क्या फिर से एक हो सकते हैं? का ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है प्रफुल्ल जी, दोनों धड़े फिर से एक हो सकते हैं, संभावना है इसकी? देखिए, हमने हमारी बात इलेक्शन कमीशन में दायर की है और पिटीशन दायर किया है। 6 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद सब बातें, पहलू स्पष्ट हो जाएंगे और इसमें हमारा जहाँ तक सवाल है, हमको लगता है कि हमारी बाजू बिल्कुल जमा है, और क्योंकि विधायक हमारे साथ हैं, वर्कर्स बहुत बड़ी पैमाने में हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी की मान्यता आज की तारीख में महाराष्ट्र और नागालैंड में है। तो इसलिए महाराष्ट्र और नागालैंड के विधायक की क्या परिस्थिति है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उस वजह से और बाकी भी जो मापदंड है इलेक्शन कमीशन के, उसके हिसाब से हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं, आपकी आउटरीच है, आपने कहा शरद पवार जी आपके नेता हैं, आप लगातार उनका सम्मान की बातें आप करते आए हैं, क्या ये भी संभावना है कि वो भी आपके साथ आ जाएं? ये संभावना है क्या? भाई देखिए, हमारे साहब अगर अपना विचार बदले तो उसमें तो कोई विषय ही नहीं है, पर हमने हमारी जो भूमिका है उसमें हमको आगे जाना है।
हमारी भूमिका से हम पीछे नहीं हटने वाले। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये महाराष्ट्र को लेकर के, क्या सीटों को लेकर के एनसीपी और बीजेपी की जो बातचीत है वो एक मुकाम पर पहुंच चुकी है क्या, या ऐसा हो सकता है कि एनसीपी के दोनों ही धड़े प्लस बीजेपी से बातचीत हो जाए, ये संभावना है क्या? नहीं, देखिए, हम जहाँ तक हम एनसीपी हैं और हमारी पार्टी निश्चित बीजेपी के साथ वार्तालाप करके विधानसभा और लोकसभा की जो हमारी हिस्से में सीटें हैं उसके बारे में योग्य निर्णय करेंगे। आज भी आप देखते हैं सरकार में हम शामिल हुए हैं, बिल्कुल सम्मान के साथ। जितने मंत्री शिंदे साहब के हैं उतने ही मंत्री बीजेपी के, उतने ही मंत्री हमारे भी हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि किसी भी तरह से ये लोग तो कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ी आपस में कोई लड़ाई झगड़े से पटरी से उतरे, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल सपने रह जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सशक्त तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के और शिंदे साहब के और हमारे संयुक्त नेतृत्व में जो चुनाव होंगे उसमें शानदार जीत होगी। आप बार बार ये अजीत पवार को मुख्यमंत्री की बात आप जब कहते हैं तो उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है कि आपके जहन में क्या कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग है या कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए, अजीत पवार साहब मुख्यमंत्री कभी हो सकते हैं योग्यता के आधार पर, अनुभव और लंबा उनका जो राजकीय कार्यकाल रहा है, इसलिए ठीक है, स्वाभाविक है। मगर आज तो वो जगह खाली नहीं है, वहाँ एकनाथ शिंदे साहब विराजमान है और हम उनके अलायंस में हमने पूरी सोच समझ के उनके साथ भागीदारी की है। इसलिए कोई आज हमारे को कोई ये बारे में अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात बिल्कुल हमारे चर्चा में नहीं है। एक आखिरी, आज राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंच गए आनंद विहार पर, उन्होंने बाकायदा एक बक्सा उठाया, कुली की ड्रेस पहनी। तो ये जो राहुल गांधी की आउटरीच है, ये का कुछ आप लोगों को खतरा पैदा करती है किसी तरह का, जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं? ऐसा है, राहुल गांधी आज ये सब दिखावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जीवन की शुरुआत गरीबी से, गांव-गांव में घूमकर, बसों में घूमकर, लोगों के घर खाना खाकर, मांग कर, इस तरह से अपना जीवन का इतना लंबा सफ़र उनका है। और फिर अब ये इस तरह की आप अगर बताओगे नौटंकी, ठीक है, 1 घंटे के लिए आप कुली के कपड़े पहन के आप वहाँ चले जाओगे, ठीक है, करिए। आपको आप दिखावा और नौटंकी की श्रेणी में रखते हैं? बिल्कुल। इसमें देखिए, एक व्यक्ति का जो मूल, जैसे आज मोदी जी, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में आज उनका बैकग्राउंड देखिए, कितनी गरीबी से, कितने संघर्ष के साथ, कितने श्रम के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए आज खाली दिखावा ढोंग करने से आपको उनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं हुआ है।